Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is मेघना कनौजिया एंड अभी हम करेंटली पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था और अभी हम कवर कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ेंगे और पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। जैसे पहले हमने चीज देखी कि व्हाट इज एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। तो हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे। फिर हमने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कवर किया था कि यूरियोटेलिक होता है, देन आता है यूरिकोटेलिक जहां पर यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे यूरिक एसिड के फॉर्म में होंगे। फिर अमीनियोटेलिक देखा जिसमें अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद एमिनोटेलिक देखा अमीनो एसिड के फॉर्म में, एंड गुआनोटेलिक देखा गुआनाइन के फॉर्म पर। फिर हम देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या थे। तो CO2 और वाटर देखा था हमने, और जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने ये चार जिसके बेसिस पर हमने अभी टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा वो सारी चीजें कवर की थी। और कुछ हमारे पास एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बींग्स में? किडनी है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज किडनी, है ना। किडनी की पूरी फंक्शनिंग पढ़नी है। और जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मींस इसके अलावा भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन्स है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं स्किन। तो स्किन से कौन सी चीज एक्सक्रीट होती है? एक तो हो गया आपका स्वेट, जो पसीना आता है वो भी तो है। और कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रीट कर रहा है? स्वेट ग्लैंड होता है अलग से इसको सिक्रीशन करने के लिए। इसके सिक्रीशन के लिए कौन सा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड है। उसके बाद आ जाते हैं कि और कौन सी चीजें स्किन सिक्रीट करता है। तो ऑयल देखा होगा, आपके फेस से ऑयल निकल रहा है, या फिर ये जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं इसके रेगुलेशन के लिए भी आपको कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना उस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो ऑयल का सिक्रीशन है वो कौन सा ग्लैंड करता है? सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड। इससे किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है? सीबम का। तो ये भी क्या हो गया आपका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन क्या करेगा कि जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड बच रहा है उसको सिक्रीट कर देगा। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, और आपकी बॉडी को इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? बाहर चली जाएंगी। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लंग्स है। तो लंग्स का हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। अब कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो जरूरी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, एंड H2 हो गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म पर होते हैं। वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? आपकी बॉडी से बाहर चली जाएंगी। तो ये सारे हो गए आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और यहाँ पर हमने कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के भी एग्जाम्पल देख लिए। फिर हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्चुअली में स्ट्रक्चर किस तरीके से दिख रहा है। वो हमने सारी चीजें, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कहाँ पर हैं, किस चीज से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो हो गया आपका रीनल वीन, और दूसरा हो गया आपका रीनल आर्टरी। तो हमने रीनल वीन्स के बारे में कब पढ़ा था? जब हम अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक कवर कर रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि जो वीन्स हैं वो किस कलर की होती हैं? ग्रीनिश ब्लू कलर की, जो इजिली आपको स्किन के अपर साइड में प्रेजेंट दिखती हैं कि हाँ इनका प्रेजेंस है यहाँ पर। और ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? तो दे यूज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपकी आर्टरीज हैं दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द बॉडी, इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं और रेड कलर की होंगी। ठीक है, और ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? तो ये प्योर मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो रीनल आर्टरी यूज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, एंड यहाँ पर ये जो रीनल वीन होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, है ना। अभी जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं, उसके बाद से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक्चुअली में नेफ्रॉन है क्या। तो आपकी जो किडनीज है, ये जो दो किडनी या पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, उसमें एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी हर एक किडनी पर प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 मिलियन नेफ्रॉन। यहाँ पर जो नेफ्रॉन है, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके वजह से ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे किडनी की जो बेसिक फंक्शनिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से नेफ्रॉन की फंक्शनिंग में। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नेफ्रॉन का, वो हो गया आपका ये जो येलोइश पार्ट है इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, यहाँ पे जो उसके ऊपर वाला पार्ट है ना,
इस ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। इसके नीचे जो है एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, so this cup like structure is known as Bowman's capsule। ठीक, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि एफ्रिएंट आर्टियोल। ठीक, आर्टियोल मींस ये आर्टरी से रिलेटेड है, एंड इफ्रेंट आर्टियोल है। सबसे पहले हम कनेक्शन देखते हैं कि जो रेड पार्ट है वो एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ से कनेक्टेड होगा आपका रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल क्यों यूज करें, बिकॉज किडनी का पार्ट है, तो किडनी को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं, इसलिए हम इसको रीनल आर्टरी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज यूज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ सॉरी, आर्टरीज यूज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसा रहेगा, अनफिल्टर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो दिस हियर इज योर ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड यहाँ से ये रीनल आर्टरी कैरी आउट करेगी। फिर इसको लेकर जाती है, जो एफ्रिएंट आर्टियोल है वो क्या करता है, इस ब्लड को यहाँ से यहाँ कैरी करेगा। और क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी नैरो है, तो ब्लड का प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है ना। ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हाई बीपी, प्रेशर ऑफ ब्लड अभी यहाँ पर हाई है, ताकि इसमें अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाए। तो ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में आपका कैसा प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ब्लड के साथ नहीं जाने चाहिए, वो पहले इस फेज में फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो ब्लड में काफी अच्छे तरीके से डिसॉल्व है, तो उनको क्या चाहिए, फर्दर फिल्ट्रेशन चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, जैसे आपने चाय की छन्नी ली और उसके नीचे रख दिया है कप इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ये जो छन्नी वाला पार्ट हो गया है ना, और उसके नीचे रखा आपने इस तरीके से कप। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ना चाय पत्ती के, टी लीव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टी लीव्स भी होती है जो बहुत छोटी होती हैं और वो चाय के साथ ही कप में नीचे चली जाती हैं और बॉटम डाउन जाकर वो सेटल हो जाएंगी बॉटम पर। तो सेम वे में ये वाला प्रोसेस भी हो रहा है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे ब्लड में जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो तो यहाँ से फिल्टर हो गए, लेकिन अभी भी कुछ यूजफुल पार्टिकल्स, कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स और वाटर जो है वो बचा रहेगा, और वो जो ब्लड में काफी अच्छे तरीके से डिसॉल्व है, तो वो चला जाएगा यहाँ से नीचे। और ये जो आपके ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये नीचे एंटर करेंगे इस ट्यूब पर, और इस ट्यूब का काम क्या है आपका कि जो ब्लड है वो इस ट्यूब में जब पास करेगा तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज हो गया। अब ये सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, तो आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के बाद तो ग्लूकोज है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, और कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, या फिर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका भी यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है सिलेक्टिवली। ये सारी चीजें क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब होंगी, बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पर वो चीजें जो डिसॉल्व होकर आ गई थी ब्लड पर, वो वेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसको क्या कहा जाता है, हैनलीज लूप कहा जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हैनलीज लूप में भी ये ट्रैवल करेगा। और ये पार्ट एक्चुअली में दिस पार्ट इज नोन एज proximal convoluted tubule। So this part is known as proximal, P-R-O-X-I, proximal convoluted tubule। यहाँ पे लेबल नहीं है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज को भी इसमें लेबल कर लें जरूर से, कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो आता है हैनलीज लूप हो गया। हैनलीज लूप के बाद एक और चीज होगी, अब जैसे यूरिन ना इस ट्यूब में से पास होगी, तो कुछ ऐसे आयंस है, जैसे पोटाशियम आयंस हो गए, K+ पोटाशियम आयन डिनोट करता है। उसके बाद से एमोनियम आयन हो गया, NH4+ होता है। ठीक है, NH4+ एमोनियम आयंस हो गए। और ऐसी चीजें जैसे मेडिसिन एंड ड्रग्स हैं, उसका यूजफुल पार्ट आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, किडनी ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो चीज बाहर आनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिवली सीक्रेट होती है, ताकि आपके जो यूरिन वाला पार्ट है उसमें न्यूट्रियलिटी बनी रहे, इसलिए उसको न्यूट्रल रखने के लिए अब यहाँ से ट्रैवल करेगा। तो इस पार्ट को कहा जाता है, जो सेकेंड वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। एक हमने क्या देखा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखा, दूसरा हमने देखा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ना। अब इसके बाद ही वेस्ट प्रोडक्ट्स बचेंगे। सो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। तो इस कलेक्टिंग डक्ट का काम होगा कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से उन सारे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लेगा
और एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट का काम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज एडीएच हार्मोन यहाँ पे वर्क करता है। एडीएच हार्मोन क्या था? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, विच वी हैव स्टडीड इन द एंडोक्राइन सिस्टम। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, वहां पर हमने बहुत सारे हॉर्मोन्स और इन सब के सिक्रीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर ये कहाँ से रिलीज होता है? आपका सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका मास्टर ग्लैंड है, वो एडीएच हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, ताकि ज्यादा वाटर यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर ना जाए और आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एडीएच हार्मोन या फिर एडीएच हार्मोन प्रेजेंट होगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिन को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, और इसमें से एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या कर लेगा? रीएब्जॉर्प्शन का काम कर लेगा। तो इट यूज टू रीएब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर फ्रॉम द यूरिन, so it can't get out from your body. The urine now contains urea. इसके बाद जो यूरिन कलेक्ट हुआ है आपके कलेक्टिंग डक्ट में, वो यूरिन क्या क्या कंटेन कर सकता है? यूरिया हो सकता है, यहाँ पर यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर ये सिस्टम कैरी कर रहा है, कि किसी में वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया के फॉर्म में जा रहे थे, किसी में यूरिक एसिड के फॉर्म में जा रहे थे। ये सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट होती है। अब जो यूरिन का कलर है, वो यूरिन का कलर येलो कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके यूरिन का कलर है वो येलो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। जिस तरीके से हमने देखा कि जो आपकी लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? बिकॉज उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो यूरिन का कलर है वो येलो किस लिए है? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है फंक्शनिंग क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? इफ्रेंट आर्टियोल, और इफ्रेंट आर्टियोल का काम होता है, इफ्रेंट के थ्रू यहाँ से वीन्स, रीनल आर्टरी प्रेजेंट है तो उसके थ्रू ब्लड यहाँ पे जाएगा। नैरो है इसलिए प्रेशर ज्यादा बन जाएगा इस पार्ट पर। उसके बाद ये ट्रैवल करेगा यहाँ इस पर बोमेंस कैप्सूल पे जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी ब्लड में काफी अच्छे तरीके से डिजोल्व है, वेस्ट प्रोडक्ट, यूजफुल चीजें भी जाएंगी उसके साथ। तो फिर ये नीचे ट्रैवल करेगा, और इसमें सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। अभी भी कुछ चीजें बची होंगी, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में जैसे ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स, पोटेशियम आयंस, अमोनियम आयंस, और एक्स्ट्रा जो मेडिसिन और ड्रग्स का अनयूजफुल पार्ट था, वो यहाँ पर क्या होगा? बाहर हो जाएगा। और उसके बाद जो रीनल वीन्स होती है ना, एक्चुअली में यहाँ पर रीनल वीन का भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपके रीनल वीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी इस तरीके से। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम से देखिए, ये जो हेनली का लूप बना हुआ है ना पूरा, यहाँ पे एक पार्ट हो जाता है कि यहाँ से बाहर रीनल वीन भी जाती है। तो ये रीनल वीन का काम क्या है? कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा, फिल्टर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कहाँ तक पहुंचाने का काम करेगी? ये हार्ट तक लेकर जाएगी। तो योर रीनल वीन्स यूज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड फिल्टर्ड ब्लड टू योर हार्ट। ठीक है, टू योर हार्ट ये पहुंचा देंगे उसके। तो यहाँ पर ये सारी फंक्शनिंग होगी। नेफ्रॉन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, यूरिया का या फिर यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद से नेफ्रॉन में पार्ट्स कौन कौन से थे? तो हमने देखा एफ्रेंट आर्टियोल प्रेजेंट है, एफ्रेंट आर्टियोल एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को क्या कहा जाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक है, ये जो मेन होगा पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये रेड और ग्रीनिश ब्लू जो कलर है वेन्स और आर्टरीज वाला, दिस इज नोन एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज ही तो है ना यहाँ पर प्रेजेंट आपका। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहा जाता है। फिर हमने रीनल टिब्यूल में देखा, जैसे बोमेंस कैप्सूल देखा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल देखा, लूप ऑफ हैनली देखा, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, कि एक्चुअली में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है कैसा। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हमें दो पार्ट्स देखना है। फर्स्ट इज केमिकल पार्ट, और सेकेंडली हमारे पास आ जाता है फिजिकल पार्ट। तो केमिकल फिजिकल पार्ट में तो हम देख चुके हैं कि पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, फिर एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन होता है आपके सेकेंड वाले पार्ट में, जब पहली स्टेज आती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है दैट इज सिक्रीशन। तो फर्स्ट पार्ट में आया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड पार्ट में आता है एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन, और थर्ड पार्ट में आता है आपका सिक्रीशन। पार्ट को डिस्कस करेंगे ना, तो केमिकल पार्ट पे क्या हुआ कि प्रोटीन था। ठीक है, इस प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म के साथ क्या हो जाता है? एनाबॉलिज्म हो जाता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है।
कैटाबॉलिज्म में क्या था कि जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एनाबॉलिज्म है, इट इज द कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिंपल फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का जैसे ही मेटाबॉलिज्म हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। फिर यही अमोनिया लिवर में जाएगा और लिवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज यूरिया। सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज यूरिया। ठीक है, NH2CONH2, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दो एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये NH2 जो है दैट इज नोन एज एमाइड ग्रुप। और इसके साथ देखिए यहाँ पर 2NH3 है, मींस दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 to 6 होता है ना, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर दो NH हमने अटैच कर दिए, NH2 और NH2, H कितने हो गए 4, बचे दो H2, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूरिया साइकिल, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलीट साइकिल, हैंसलीट साइकिल। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया आपका यहाँ पर कि हमने केमिकल पार्ट समझा एक्सक्रीशन के प्रोसेस में और उसका फिजिकल पार्ट भी समझ लिया। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या था, प्रोसेस दैट फिल्टर्स ब्लड इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, ब्लड containing urea from the efferent arteriole enters the glomerulus under high pressure. The high pressure is created because the efferent arteriole जो है is narrower than the efferent arteriole, से पतला है, इसलिए वो क्या करेगा, जब इससे ब्लड पास होगा तो उस ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा। The liquid part of the blood, plasma, glucose, amino acids and other substances enters the renal tubule. Sodium, potassium, glucose and amino acids are absorbed and water is also removed across the tubule. The filtrate passes on to the top of the loop, जो Henle's loop था उसके टॉप में पहले पहुंचता है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेज था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी चीजों को ये बाहर कर देगा। ठीक है, एंड थर्ड प्रोसेस इज सिक्रीशन। So cells of capillaries surrounding the tubules secretes waste from the blood into the filtrate present in the tubule. These waste are metabolic products which are not useful for body. For example, urea, uric acid, creatine, creatinine, ये सारे unuseful products आपकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन में देखेंगे कि जो यूरिन का कलर है वो पेल येलो है, अभी हमने देखा ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ऑर्डर या स्मेल जो होता है वो किस के कारण है, यूरोनोड करके एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके वजह से जो स्मेल ऑफ यूरिन है वो प्रोड्यूस्ड होता है। पीएच ऑफ यूरिन क्या है, 6.0। तो अगर 6 मीन 7 के नीचे आ रहा है, 7 के नीचे कोई भी चीज आ रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मींस द सब्सटेंस विल बी एसिडिक। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन में वाटर आता है और दूसरा आता है बाकी के सब्सटेंसेस जो होंगे। तो वाटर कितना प्रेजेंट होता है, लगभग 95% तो आपका वाटर है। अदर सब्सटेंसेस रहेंगे, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहे हैं, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे विटामिन, ग्लूकोज, यूरिया, तो यूरिया ही कितना होता है, 5% में से 2% आपका यूरिया हो गया एंड रेस्ट 3% जो होगा वो बाकी के प्रोडक्ट्स होंगे, विटामिन और ग्लूकोज या फिर यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, क्रिएटिनिन, ये सारे प्रोडक्ट्स बाकी के 3% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो यूरिन में 95% तो वाटर है और ब्रेस्ट 5% आपके बाकी के सब्सटेंसेस है विच कैन कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर आते हैं डिसीजेस रिलेटेड टू किडनी। जो किडनी से रिलेटेड डिसीजेस हैं, तो फर्स्ट इज यूरीमिया। एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरीमिया करके डिसीज हो जाता है। ठीक है, मेनली उसमें यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट डिसीज इज हेमाटूरिया, मींस जब आपके यूरिन में ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हेमाटूरिया डिसीज कहा जाता है। इसका रीजन है कि या तो आपके जो ब्लडर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर, उस पर इन्फेक्शन होगा, किडनी पे इन्फेक्शन या यूरेथ्रा, इन सारे पार्ट्स में इन्फेक्शन होगा, तो आपके यूरिन के साथ ब्लड आने लगेगा। थर्ड इज ग्लाइकोसूरिया। एक ऐसी कंडीशन होती है, ग्लाइको से क्या डिनोट हो रहा है, ग्लूकोज। तो इट इज अ कंडीशन जहां पे यूरिन आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा या ग्लूकोज बहुत ज्यादा कंटेन करने लगे, जितना नॉर्मल अमाउंट से काफी ज्यादा हो जाए ग्लूकोज का लेवल, उस कंडीशन में जो डिसीज होती है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया।
उसके बाद आते हैं गाउट। गाउट एक डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल कॉल्ड यूरिक एसिड फॉर्मिंग स्मॉल क्रिस्टल्स इन एंड अराउंड द जॉइंट्स। जॉइंट्स होंगे उसके पास क्या होगा, यूरिक एसिड जमने लग जाता है, उस डिसीज को कहा जाता है गाउट। फिर होता है बहुत इंपॉर्टेंट किडनी स्टोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है CaC2O4, दिस इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सलेट, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म इन द किडनीज। किडनी स्टोन फॉर्म व्हेन यूरिन बिकम्स टू कॉन्सेंट्रेटेड एंड सब्सटेंसेस इन द यूरिन क्रिस्टलाइज। ठीक है, और जो किडनी स्टोन को रिमूव करने का टेक्निक होता है, दिस इज नोन एज सिस्टोस्कोपी और इट इज ऑल्सो नोन एज यूरेट्रोस्कोपी। फिर आता है नेक्स्ट आपका कीटोनूरिया। कीटोनूरिया में क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन यू हैव हाई लेवल्स ऑफ कीटोन्स इन योर यूरिन। यूरिन में क्या होगा कि हाई लेवल्स ऑफ कीटोन है, उस डिसीज को क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट और भी डिसीजेस इसमें जैसे पायूरिया है। पायूरिया में क्या होता है कि हाई लेवल्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs जो हैं वो बहुत ज्यादा, या WBCC क्या होते हैं आपके पसल्स बनाते हैं, तो वो यूरिन में पस बहुत ज्यादा जाने लगेगा, तो उसको बोलते हैं पायूरिया। रीनल फेलियर और इट इज ऑल्सो नोन एज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या हो सकता है, ये पार्शियली भी आपकी किडनी फेल हो सकती है या फिर कंप्लीटली हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज कहा जाता है। A condition where one or both kidneys no longer function independently. So it's a final stage of chronic kidney disease and this condition is irreversible. ठीक, तो causes क्या हो सकते हैं कि या तो एक्सेस यूज किया हो एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन का, डायबिटीज की कंडीशन हो, बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर ऐसे में किडनी में कोई इंजरीज हो गई है पहले से, ठीक है, जो भी रीजन हो इसके पीछे। तो सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट होता है, ऐसे लोग जो किडनी फेलियर से सफर कर रहे हैं उनमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है डायलिसिस का। तो दिस इज नोन एज डायलिसिस और इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस। अब एक्चुअली में इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं किसी भी पर्सन की किडनी पार्शियली या कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, तो अब ये जो किडनी का प्रोसेस है ना, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, वो आपकी बॉडी के बाहर करवाया जाता है। तो जब ये बॉडी का बाहर करवाया जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इज अ प्रोसीजर दैट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड when the kidneys stop working properly. During dialysis, machine removes blood from the body and filters it through a dialyzer. Means क्या होगा कि जो एक्चुअली में आपका नेचुरल प्रोसेस आपकी किडनीज परफॉर्म कर रही थी, अब वही नेचुरल प्रोसेस आर्टिफिशियल वे में होगा और आपकी बॉडी के बाहर होगा। ये जो ट्यूब्स है ना, वो कनेक्टेड हो जाते हैं आपकी किडनी से और ये ब्लड को बाहर निकालते हैं। ब्लड को बाहर निकालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और वापस आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हर वीकली भी करवाना पड़ता है लोगों को, डेली भी करवाना पड़ता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन जिनको किडनी फेलियर या पार्शियल किडनी फेलियर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिप्लेसेस अ डिसीज्ड किडनी विद अ हेल्दी वन फ्रॉम अ डोनर। तो जब भी किसी की किडनी खराब हो चुकी है तो उसमें किसी और पर्सन से इसको डोनेट भी किया जा सकता है, ऑर्गन डोनेशन जैसे होता है, उसमें किडनी डोनेट की जा सकती है। और उससे पहले मैच किया जाता है जो डोनर और एक्सेप्टर्स है उनके एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप्स, ये सारी चीजें मैच करके फिर जो ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि किडनी फेल हो गई है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है मिक्सचरेशन और इट इज नोन एज यूरिनेशन। तो यूरिनेशन का प्रोसेस एक्चुअली में क्या हुआ, यूरिन फॉर्म हुई थी हमने देखा, फिर यूरिन जो है यूरेटर इन पाइप्स के थ्रू कहाँ पर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर ट्रेवल करती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, वो तब तक इस यूरिन को स्टोर करेगा तब तक यहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर ना डेवलप हो। जब बहुत सारा यूरिन हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट होगा। और क्योंकि ये ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए ये किसके कंट्रोल पे रहता है, जितने भी हमारे मस्कुलर ऑर्गन्स, मस्कुलर सिस्टम है, वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। तो इसलिए जो अर्ज टू यूरिनेट है वो कंट्रोल होगा नर्वस सिस्टम के थ्रू, और जब तक इस पर्टिकुलर मसल पे एक लेवल तक प्रेशर ना क्रिएट हो जाए तब तक यूरिनेशन का प्रोसेस होगा नहीं। तो ये कंट्रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, इसलिए हमारे कंट्रोल पर है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज यूरिनेशन। इसके दो प्रोसेस है, एक होता है स्टोरेज, सबसे पहले ब्लैडर में स्टोर होगा यूरिन, और दूसरा होता है वॉइडिंग। ठीक है, VOIDING, वॉइडिंग मीन्स खाली करना। तो यूरिन इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा। तो आज हमने जो चीजें कवर की हैं, हमने सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है वो, फिर हमने पार्ट्स देखे कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या चीजें हैं, उसके बाद से हमने फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन समझा, डिफरेंट प्रोसेस समझे कि फिजिकल पार्ट में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या था, इससे रिलेटेड डिसीजेस डिस्कस की आज के लेक्चर में। और फिर हमने डायलिसिस के बारे में देखा और हमने देखा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जब
किसी पर्सन की किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उस केस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है। ठीक है, आज जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं और जितनी भी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की हैं वो, और यहाँ पर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक एंड होता है। इसका जो पीडीएफ है या इसके नोट्स जो हैं वो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड सब्सटीट्यूट or complement with this information. It completely depends on you and how you are studying. So thank you guys.